वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन यूनिट सेकंड का पार्ट पढ़ रहे थे, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र को अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पढ़ा था, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्स, वाई एंड जेड थे। मूल बिंदु O। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कैपिटल M मास का एक पार्टिकल लिया था, पिंड, जिसमें एक आयवा कण, उस आयवे कण को माना था अपन ने, माना P है। एक अन्य बिंदु जिसे सेंटर ऑफ मास C कहा था, और आयवे कण का स्थिति सदिश R I वेक्टर, बिंदु C का स्थिति सदिश कैपिटल R C वेक्टर, C से आयवे कण का स्थिति सदिश R C I वेक्टर, तथा आयवे कण का द्रव्यमान माना स्मॉल mi, यानी कि स्मॉल m1, m2, m3 इन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से, कणों से मिलकर एक निकाय या पिंड का निर्माण होता है। तो आज अपन इसकी थ्योरी चर्चा कर रहे हैं। तो माना कैपिटल M द्रव्यमान का एक कण या एक पिंड लेते हैं, जिसमें एक आयवा कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल mi, जिसमें एक आयवा कण लेते हैं, कोष्टक में मैंने लिख दिया जिसका द्रव्यमान स्मॉल mi है। आयवा कण लेते हैं जो मूल बिंदु O से R I वेक्टर दूरी पर स्थित है, इसमें एक अन्य कण या अन्य बिंदु C लेते हैं, माना वह द्रव्यमान केंद्र है। जो C लेते हैं उसको मानते हैं कि माना वह क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। C लेते हैं जिसका मूल बिंदु O से स्थिति सदिश R C वेक्टर है। बिंदु C से आयवे कण की और का स्थिति सदिश R C I वेक्टर है। C से आयवे कण की ओर का स्थिति सदिश क्या है, R C I वेक्टर। तो अब देखिए जो अपना त्रिभुज है यहाँ पर, कौन सा, O C और P के अपन ने आयवे कण को P से डिनोट किया है। तो इस त्रिभुज में, ट्रायंगल में सदिश नियम लगाते हैं। त्रिभुज OCP में सदिश नियम से। तो देखिए अपनी जो डायरेक्शन है इसकी, O से C, O से P और C से P की ओर, तो सभी दिशाओं का योग 0 करोगे, OC वेक्टर, फिर देखो प्लस का CP वेक्टर, फिर ये डायरेक्शन है O से P और अपन आ रहे हैं P से O, तो माइनस का OP वेक्टर इक्वल टू 0। OC वेक्टर की वैल्यू है RC वेक्टर प्लस CP वेक्टर की वैल्यू है RCI वेक्टर, फिर OP वेक्टर की वैल्यू है माइनस का RI वेक्टर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अपने को देखो वैल्यू निकालनी है RI वेक्टर की, निकाल लो यहाँ पर। आई में कण का स्थिति सदिश
आर सी वेक्टर प्लस आर सी आई वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। कैपिटल आर सी वेक्टर प्लस आर सी आई वेक्टर। माना यह अपने को पता है आईवे कण, जो आईवा कण है, आईवे कण का द्रव्यमान स्मॉल एम आई है, तो इक्वेशन 2 को दोनों तरफ से आईवे कण के द्रव्यमान स्मॉल एम आई से गुणा करने पर देखो क्या होगा, एम आई आर आई वेक्टर इक्वल टू एम आई आर सी वेक्टर प्लस एम आई आर सी आई वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3। जो अपनी इक्वेशन 3 आई है उसमें आप लिखोगे कि जहां i इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट स्मॉल n कणों तक के लिए है, यानी कि टोटल स्मॉल n कणों से मिलकर संपूर्ण पिंड का निर्माण हुआ है, तो फिर लिखोगे आप संपूर्ण पिंड के लिए, संपूर्ण, देखो संपूर्ण पिंड के लिए जो अपनी इक्वेशन 3 है उसके क्या लग जाएगा, समेशन i इक्वल टू 1 से n तक मिलकर, यानी कि n कणों से मिलकर बना हुआ है आर आई वेक्टर इक्वल टू एम आई समेशन i इक्वल टू 1 से n एम आई आर सी वेक्टर प्लस समेशन i इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर सी आई वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। देखो जो आर सी आई वेक्टर है वो क्या है, आईवे कण की सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो द्रव्यमान केंद्र है उस द्रव्यमान केंद्र से दूरी है, यानी कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष अन्य कणों का जो द्रव्यमान एम आई तथा उनकी जो सदिश दूरी है उसका गुणनफल जो है 0 होना चाहिए। लिखेंगे इसका मान, कल मैंने डेफिनेशन भी लिखाई थी कि वह बिंदु है जिसके ऊपर उस कण का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, तो इसके आधार पर डेफिनेशन लिखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, यानी कि वह पॉइंट है जिसके सापेक्ष अन्य कणों का द्रव्यमान, जिसके सापेक्ष अन्य कणों का द्रव्यमान स्मॉल एम आई, देखो तथा उनकी सदिश दूरी, उनकी सदिश दूरी यानी आर सी आई वेक्टर का इंटू दोनों का गुणनफल, इसकी गुणनफल का जो योग होता है, वेक्टर का गुणनफल का योग 0 होता है, यानी कि इक्वेशन 4 में इसे अप्लाई करो तो इक्वेशन 4 से जो समेशन i इक्वल टू 1 से n तक है एम आई आर सी आई वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन 4 क्या रह जाएगी, अब देखो i इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर आई वेक्टर इक्वल टू i इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर सी वेक्टर। ओके, इधर देखिए i इक्वल टू 1 से, देखो आर सी वेक्टर के ऊपर समेशन नहीं लग रहा है क्योंकि ये तो i के लिए लागू है, तो आर सी वेक्टर समेशन i इक्वल टू 1 से n तक एम आई इक्वल टू, इस पार्ट को इधर ले आओ, i इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर आई वेक्टर। ओके, अब देखिए जो समेशन है आपका एम आई आर आई वेक्टर वो n कणों तक के लिए लागू है, और आप जानते हो कि समेशन i इक्वल टू 1 से n, एम आई को क्या लिखोगे, देखो m1 प्लस m2, i इक्वल टू 2 के लिए i इक्वल टू 3 हो तो m3, 4 हो तो m4, ये डॉट 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 mn तक, जिसे क्या कह सकते हो, कैपिटल M भी कह सकते हो। तो आर सी वेक्टर
इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर आई वेक्टर अपॉन समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई। ओके, फिर देखो एम आई को क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम। तो आर सी वेक्टर इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर आई वेक्टर अपॉन कैपिटल एम। ये है अपना द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश आरसी वेक्टर का समीकरण कहलाता है। इक्वेशन जो 5 या 6 जो है वो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश आरसी वेक्टर की इक्वेशन है। अब देखो अपन इसमें ही दो कंडीशन पढ़ेंगे इस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, आप इसमें टॉपिक लगाओगे, यानी कि द्रव्यमान केंद्र जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, इसकी स्थिति जो है वो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे द्विकण तंत्र के लिए। द्विकण तंत्र के लिए यानी कि एक पिंड या निकाय जो दो कणों से मिलकर बना हुआ, उसे क्या कहते हैं, द्विकण। तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से डायग्राम बनाओगे। एक ऐसा पिंड है जो केवल कितने से मिलकर बना हुआ है, दो कणों से, एक को मान लो P और दूसरे को मान लो Q, दो ही कणों से मिलकर बना हुआ है। P के लिए स्थिति सदिश ये R1 वेक्टर मान लो और Q के लिए स्थिति सदिश R2 वेक्टर, ये X, Y एंड Z। P और Q का स्थिति सदिश मूल बिंदु O आ गया। इन दोनों के मध्य में मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास के लिए पॉइंट C है, ठीक है। पॉइंट जो C है उस पॉइंट C का जो स्थिति सदिश है वो आप मानते हो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM या RC वेक्टर, इसको कह सकते हैं RCM वेक्टर भी, सेंटर ऑफ मास के लिए क्या कह दोगे, RCM वेक्टर। अब माना एक पिंड दो कणों P और Q से मिलकर बना हुआ है, इनके मास भी लिख सकते हो। देखो P का मास m1 और Q का जो द्रव्यमान है वो मान सकते हैं m2। माना एक पिंड दो कणों P व Q से मिलकर बना हुआ है, P व Q से मिलकर बना हुआ है। फिर देखिए जिनके द्रव्यमान क्रमशः है कितने हैं, स्मॉल m1 व स्मॉल m2 हैं, जिनके द्रव्यमान दे रखे हैं। फिर निर्देशांक जो है वो द्रव्यमान केंद्र से, जो अपना निर्देश तंत्र है उसमें द्रव्यमान केंद्र से इनकी स्थिति सदिश, निर्देश तंत्र में मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः है R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। P की R1 वेक्टर और Q की R2 वेक्टर है। फिर देखो निकाय के द्रव्यमान केंद्र, जिसको अपन ने CM कह दो या C अकेला C भी कह दो या CM भी कह सकते हो, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM वेक्टर है, ठीक है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है, RCM वेक्टर। अब देखिए जो अपना द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का इक्वेशन है उससे फिर लिखोगे
हम जानते हैं, जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा है, ये लिखा हुआ द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास के स्थिति सदिश समीकरण से, तो देखिए आरसीएम या आरसी वेक्टर इक्वल टू, क्या इक्वेशन आई थी अपन ने, आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई आर आई वैक्टर अपॉन समेसन आई इक्वल टू 1 से n तक एम आई, यही इक्वेशन आई थी। ठीक है, अभी पीछे अब देखो यहाँ अपने को पता है आई इक्वल टू कितने कणों से मिलकर बना हुआ है, आई इक्वल टू 1 और 2 से, 2 कणों से मिलकर बना हुआ है। तो ये अप्लाई करो इसमें आई इक्वल टू 1 और 2, तो आर सी एम वैक्टर इक्वल टू समेसन आई इक्वल टू 1 से 2 एम आई आर आई वैक्टर अपॉन समेसन आई इक्वल टू 1 से 2 एम आई। ठीक है, फिर इसको अप्लाई करोगे तो देखिए क्या इक्वेशन आ जाएगी आपके, आर सी एम वैक्टर इक्वल टू समेसन ओपन कर दो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये इक्वेशन किसके लिए, 3 है जो 4 भी है, द्विकण तंत्र के लिए, द्विकण तंत्र के लिए सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश समीकरण है। ये था द्विकण तंत्र के लिए, कैपिटल ए फर्स्ट कंडीशन अपन ने पढ़ी। सेकंड पढ़ेंगे कि बहुकणीय तंत्र के लिए कोई ऐसा पार्टिकल है जो 2 कणों से नहीं, बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो कंडीशन बी पढ़ेंगे, बहुकणीय तंत्र के लिए सेंटर ऑफ मास की स्थिति। ठीक है, एक कण जो बहुत या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, उसे बहुकणीय तंत्रीय निकाय कहते हैं। इसके लिए भी स्टूडेंट्स आप डायग्राम बनाओगे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए एक्स वाई एंड जेड। अब एक निकाय या पिंड है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। मान लो फर्स्ट पी, एक कण पी है, दूसरा क्यू, थर्ड यहां पर मान लो उसका सेंटर ऑफ मास है, एक कण है आर, फिर दूसरा कण है एस, ऐसे ही डॉट डॉट स्मॉल एन कणों तक बना हुआ। और इन सब के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये स्थिति सदिश मान लो, एक के लिए r1 है, दूसरे के लिए r2 वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास के लिए RCM वेक्टर है। सेंटर ऑफ मास की आपको पता है, लिखते ही हो, पीछे भी पढ़ा है, RCM वेक्टर। फिर इसके लिए थर्ड के लिए मान लो R3 वेक्टर है, फोर्थ के लिए मान लो ये R4 वेक्टर है, फिफ्थ के लिए मान लो ये Rn वेक्टर, nवें के लिए क्या हो जाएगी Rn वेक्टर। इनको P Q R S T चलो मत दो, 1 2 3 ऐसे नाम दे दो जो कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। 1 2 3 4 डॉट डॉट n कणों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, यानी कि माना एक कण 1 2 3 डॉट 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 n कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनके मूल बिंदु O से
स्थिति सदिश क्रमशः है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डॉट डॉट Rn वेक्टर हैं तथा द्रव्यमान क्रमशः है M1, M2, M3 डॉट डॉट Mn है। द्रव्यमान भी दे दिए। फिर लिखोगे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM वेक्टर है। ये सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश। फिर आप लिखोगे यही लाइन, हम जानते हैं CM निर्देश तंत्र यानी कि सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश के समीकरण से ये इक्वेशन लिखोगे। फिर लिखोगे इसमें RCM वेक्टर इक्वल टू वही देखो पोजीशन i इक्वल टू 1 से n तक है तो इसको समेशन को ओपन करो, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर डॉट डॉट Mn Rn वेक्टर। ओके, नीचे का जो पार्ट है अपना M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस ये 3 तक लिख रहे हो, फिर डॉट 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 Mn। आपको पता है स्टूडेंट, अभी पीछे ही मैंने पढ़ाया इक्वल टू 1 से n तक Mi को क्या लिखते हो, M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट Mn इक्वल हो जाएगा आपका टोटल मास यानी कि पिंड का द्रव्यमान। RCM वेक्टर इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डॉट डॉट Mn Rn अपॉन कैपिटल M। ये अपना बहुकणीय तंत्र के लिए क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश, यानी कि यह इक्वेशन बहुकणीय तंत्र के लिए सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश पोजीशन स्थिति के लिए स्थिति सदिश समीकरण है। ये अपन ने पढ़ा बहुकणीय और द्विकण तंत्र के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यानी कि स्थिति सदिश का समीकरण। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ